So let us start our work. Now be silent and listen very carefully. We are going ahead with the chapter supply and elasticity of supply. In this chapter, we have discussed various points, factors which influence individual supply. Okay? Out of those points, I left one point that is related to goals of the firm. So firstly, I explain this point, then I would like you to note down 2 lines related to the explanation, because the lines given in the book, they are not very appropriate lines. Okay? Not right lines. सो गोल्स ऑफ द फर्म का मीनिंग है कि कोई भी जो फर्म है, फर्म माने प्रोड्यूसर, जो भी ओनर है, प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है, ही मे हैव डिफरेंट टारगेट्स इन हिज माइंड. तो ब्रॉडली देयर आर 2 टारगेट्स, 2 एम्स आर देयर, 2 गोल्स आर देयर. कौन से गोल्स है? एक होते हैं गोल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अपनी सेल को बढ़ाना, अपनी सेल को एक्सपेंड करना, कि मेरा सामान ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा लोग इसको बाय करें. अगर ये टारगेट है दिमाग में, तो देन इट इज़ कॉल्ड सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या गोल. एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. प्रॉफिट मैक्सिमाइज में ये ध्यान में होता है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो, सामान चाहे ज़्यादा बिके ना बिके, कम सामान बेच के भी उसका हाई प्राइस रख के भी मैं प्रॉफिट कमा लूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लूँ, जैसे मर्जी अर्न कर लूँ, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. बट सेल ज़्यादा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचना चाहिए, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होना चाहिए. तो प्रोड्यूसर, एनी प्रोड्यूसर मे हैव एनी ऑफ दीज 2 टारगेट्स इन हिज माइंड. या तो वो सेल मैक्सिमाइजेशन करना चाह सकते हैं, और ही मे वांट टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है? तो अगर तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का टारगेट लेके ही स्टार्ट्स वर्क, तो then what will happen, he will produce more, he will supply more quantity in the market. ज़्यादा बनाएगा, सेल तो तभी मैक्सिमाइज हो सकती है ना, ज़्यादा बना होगा तभी ज़्यादा बेचा जा सकता है. तो सेल कैन बी मैक्सिमाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज मोर प्रोडक्शन एंड मोर सप्लाई इज मेड इन द मार्केट. तो इन दैट केस सप्लाई इज मोर. ऑन द अदर साइड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि ही मे वांट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स विदाउट एडहियरिंग टू मोर सप्लाई. एडहियरिंग होता है विदाउट पेइंग अटेंशन टू मोर सप्लाई. तो दैट मीन्स कि वो कम प्रोडक्शन करके ही में चार्ज हाई प्राइस फॉर दैट प्रोडक्शन, एंड विद दैट हाई प्राइस एक्सेसिव हाई प्राइस रख सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्राइस रख सकता है, देन ही कैन ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. तो इन दैट केस सप्लाई विल बी लेस. ठीक है ना? प्रॉफिट बढ़ाना है, उसने ज़्यादा ही महंगा करके सामान बेचना है. मैं ये मान लो चौक है, चौक्स के प्राइस को ज़्यादा कर दूँ और थोड़े बनाऊं, और पता है कि लोगों ने अगर ये सामान उनकी ज़रूरत का है तो उन्होंने बाय करना ही करना है, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो ही जाएगा. ठीक है? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कमोडिटी विच ही इज़ प्रोड्यूसिंग. तो अगर नेसेसिटी टाइप की कमोडिटी है, देन ही मे प्रोड्यूस लेस, बट ही मे चार्ज मोर प्राइस फॉर दैट, एंड इन दैट वे ही इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट. तो सिंपल वर्ड्स में वी कैन से कि इफ गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज सेल्स, देन देयर विल बी more supply in the market. On the other side, if the goal of the firm is to maximize profits only, then there will be less supply in the market. Okay, so please write down these 2 lines, because the line, those who are sitting at home, they are also requested to note down these 2 lines in the book. Please write down. If the goal of the firm, book ke upar you can note down, if the goal of the firm is sales maximization, if the goal of the firm is sales maximization, then supply will be more. Then supply will be more. If goal of the firm is sales maximization, then supply will be more. Full stop. Next line mein, if goal of the firm is profit maximization, if goal of the firm is profit maximization, then supply will be less. Then supply will be less in the market. Then supply will be less in the market. तो वी हैड लेफ्ट दिस पॉइंट, तो ये आपने इंक्लूड करना है. दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स. ठीक, नाउ वी हैव टू कम टू अवर प्रीवियस टॉपिक विच वी लेफ्ट ऑन दैट डे, दैट वाज लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है जी. सो लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स, कैन एनी वन ऑफ यू टेल? एनी वन ऑफ यू? यस बेटे. योर नेम इज अनिरुद्ध. हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा और बोलिए.
Okay, fine. Whenever statement of any law is asked, definition is asked, so then we should speak in this way that this law of supply states that, states matlab it tells us, states that as price of the commodity rises, quantity supplied also rises. Full stop. As price of the commodity falls, then quantity supplied also falls. After telling these two lines, then you have to say there is a direct or positive relation between price and quantity supplied. ये दोनों तीनों लाइंस आप बोलोगे लिखोगे तो आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है. ठीक है. सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज ए डायरेक्ट, same movement में both the things are moving, so direct relation is there. Then we have to draw a table and diagram. So let us quickly, you may write any values of your choice. All are requested to make a table. Here on this side price, यहाँ पे supply, price is in rupees, supply is in units. ठीक है. मान लो price है 1 2 3 4, supply is 5 10 15 20. What are we observing? Price is increasing, supply is also increasing. Reverse order में if we define, तो we can say price कम हो रहा है, नीचे से start कर ले. Price is falling, reducing, supply is also getting reduced. ऊपर से भी बोल सकते हैं, नीचे से भी बोला जा सकता है, both ways. Now if we draw the diagram, तो then on x-axis please write down supply. तो थोड़ा सा fast होना पड़ेगा because we have last date for completion of syllabus 30th of November. तो तब तक हमने ये सारा काम finish करना है. So here we can write supply. On this axis we will write price. Okay. Then you can take points. Price है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, here 5 10 15 20. When price is 1, supply 5, 2 के ऊपर 10, with 3 it is 15, and so if we join these points, this is supply curve. This is nothing else but the repetition of individual supply curve. वही वाला diagram draw कर दिया, वही वैसे table बना दिया. Values you can write as per your choice. So this is law of supply. Now before coming to this understanding of this law, we have to keep in mind that this law applies when some things are assumed to be constant. कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लिया जाता है. अज्यूम मतलब अपनी ओर से मान लेना. जैसे आपको याद होगा 10th क्लास तक मैथ्स में कई बार हम सम करते हैं, कोई स्टेटमेंट है तो शुरू में लिख लेते हैं सपोज, लेट अस अज्यूम दैट, मान के चलते हैं, फिर अल्टीमेटली वी कम टू द कंक्लूजन. तो मान के चलना है कि कुछ चीजें दे रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन देम, दोज थिंग्स आर नोन एज assumptions. अब वो कौन कौन से assumptions है? सिंपली ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल सप्लाई, उनको अब हमने कांस्टेंट मान लेना है. ठीक. प्राइस को छोड़ के, प्राइस वाले पॉइंट को छोड़ देना, बिकॉज प्राइस तो अफेक्ट कर रहा है तो प्राइस की बात नहीं करनी है. अदर देन प्राइस विच अदर फैक्टर्स आर देयर. तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक हम ले सकते हैं, इफ गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट. जो भी है, जैसा भी है, चाहे सेल्स मैक्सिमाइजेशन है और प्रॉफिट का है, वट एवर फर्म हैज डिसाइडेड इन द बिगनिंग, वो वैसा ही रहेगा, जो जैसे है वैसा ही रहेगा. ठीक है. गोल ऑफ द फर्म डज नॉट चेंज. नंबर 2 वी कैन से कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, जिस भी टेक्निक से काम हो रहा है, चाहे पुरानी है, न्यू है, एडवांस्ड है, मिडल एज की है, कुछ भी है, वट एवर. सो वट एवर टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड इन द बिगनिंग, दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम. मतलब जिन मशीनों से काम चल रहा है उसी से ही चलेगा, उसमें ना तो कुछ नया लेके आना है ना कुछ पुराना करना है. ठीक है. सो सेम मशीनरी इज देयर, सेम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. फिर और हम क्या बोल सकते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स लग रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी है, उसके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज आएगा फिर सप्लाई विल गेट अफेक्टेड. तो कहने का मतलब है कि प्राइस को छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम. सो टेक्निक में नो चेंज इज देयर, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म. फिर एक और बोल सकते हैं, नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस. जो आने वाले टाइम में भी चेंज के करके सप्लाई बदल सकती है, उसमें भी कोई चेंज नहीं. सो नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस. फिर एक और पॉइंट कौन सा था, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. बुक में शायद रिलेटेड गुड्स लिखा होगा, यू प्लीज मेक द करेक्शन. हाँ, ये पॉइंट नंबर 4 है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्लीज डिलीट द वर्ड रिलेटेड. ठीक है ना, क्योंकि हम रिलेटेड में तो दोनों चीजें होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज सब्सटीट्यूट. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन केस ऑफ सप्लाई. हियर वी हैव टू पे अटेंशन टू ओनली सब्सटीट्यूट. तो वहां पे यू कैन राइट सब्सटीट्यूट गुड.
ठीक है, जहां भी रिलेटेड वर्ड होगा उसको ठीक कर लेना है, सब्सटीट्यूट लिखना है. देन नो चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मतलब एवरीथिंग रिमेन सेम. अगर एवरीथिंग रिमेन्स सेम तो दैट मीन्स ओनली प्राइस इज चेंजिंग, सिर्फ प्राइस बदल रहा है. तो प्राइस के बदलने के करके जो भी सप्लाई में चेंज आएगा वो इस टाइप का चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है जी. उसके बाद है कि कॉजेज क्या है, कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, क्यों लागू होता है ये, क्या ब्रॉड इसके कारण हो सकते हैं. तो 2-3 रीजंस आर देयर, वेरी सिंपल एंड इजी. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो सीधी सी बात है, इफ वी कीप अवर सेल्स इन द प्लेस ऑफ ए सेलर, अपने आप को शॉपकीपर माने, सेलर माने, तो हमारा क्या पर्पज होगा, प्रॉफिट अर्न करना. कोई भी हम मार्केट में बैठते हैं सुबह से शाम तक, तो व्हाट इज अवर अल्टीमेट पर्पज, कि हमें प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस राइज होता है. तो नॉर्मली पीपल, दोज हु आर सेलर्स, दे आर वेरी हैप्पी कि ज्यादा प्राइस मिल रहा है. तो व्हेन मोर प्रॉफिट्स आर देयर, दे आर अकरिंग, देन सेलर्स सप्लाई मोर. उनको खुशी होती है, उनको पैसे मिल रहे हैं. ऑन द अदर साइड, इफ लॉसेज आर टेकिंग प्लेस, देन दे विल सप्लाई लेस. किसी सामान के लिए ज्यादा प्राइस मिल ही नहीं रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो अगला उस चीज को थोड़ा पीछे पीछे रखेगा भी नहीं, इसको तो लोग कोई ज्यादा पैसा देने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, उस चीज को थोड़ा पीछे करेगा. वो जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट अर्न होने की कैपेसिटी होती है, वो चीजों को आगे आगे डिस्प्ले करता है. आपने कभी नोटिस किया हो, कई बार हम जाते हैं मार्केट में, तो सेलर्स कोई चीज होती है उसकी बड़ी तारीफ करते रहते हैं अपनी ओर से ही, ये बहुत बढ़िया है जी, ये बहुत बढ़िया है, ये बड़े काम में आने, 10 बातें अपनी ओर से खड़े खड़े बना लेंगे. वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका पर्पज है कि ये चीज महंगी है. आप कभी नोट करना, थोड़ा सा जिसका प्राइस कम होगा, दे विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट प्रोडक्ट. जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसकी बड़ा वो प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बिकेगी तो हमें प्रॉफिट होगा. तो दोज थिंग्स विच आर गिविंग मोर प्रॉफिट टू द सेलर, they are supplied more, and those things which lead to losses to the seller, they are supplied less. सीधा सा रीजन है. then next है change in stock. change in stock का मतलब है कि अगर मार्केट में द प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड, जिसकी सप्लाई हो रही है, अगर उसका प्राइस ज्यादा है, तो देन द क्वांटिटी विच इज केप्ट बाय द सेलर इन द स्टॉक इन हिज गोडाउन, दैट विल ऑल्सो बी ब्रॉड फॉरवर्ड. जिस चीज की प्राइस ज्यादा है, तो जो पीछे रखा हुआ है वो भी बड़ा आगे आगे लाके उसको सेल करेगा. क्यों करेगा, बिकॉज उस चीज के लिए ज्यादा प्राइस मिल रहा है. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी दिवाली के लिए मान लो क्रैकर्स है, खास करके छोटे बच्चे उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, तो क्रैकर्स के स्टॉक भी रखा होता है, डिस्प्ले पे भी लगाए होते हैं, बाकी अपने पीछे भी रखा होता है सामान भर के. जब देखते हैं कि इसके प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं, तो जो स्टॉक में पड़ा है वो भी क्रैकर्स ला के, फायरवर्क्स ला के आगे डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं कि सामान बिके. सो व्हेन स्टॉक थिंग केप्ट इन द स्टॉक, इट attains more price in the market, then those things are also brought out of the stock, they are also supplied, and then more profits are earned. So, मतलब this is just a simple human psychology. ठीक है. then entry और exit of firms. तो entry और exit का मतलब है कि अगर मार्केट में सेलर्स आर अर्निंग प्रॉफिट, तो मेनी टाइम्स अदर पीपल, बाकी के जो बाहर के होते हैं, दे ऑल्सो गेट फैसिनेटेड बाय द प्रॉफिट्स बीइंग अर्नड बाय अदर पीपल. जैसे आप या मैं कोई काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, तो बाकियों को भी बड़ा अट्रैक्शन होगा भी ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मनी, दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, तो हम भी यही काम कर लेते हैं. तो पीपल गेट अट्रैक्टेड व्हेन अदर्स, दोज हु आर ऑलरेडी इन द मार्केट, दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, तो देन अदर पीपल गेट अट्रैक्टेड. अदर पीपल माने अदर फर्म्स गेट अट्रैक्टेड, दे ऑल्सो कम. कम का मतलब ये नहीं कि आगे तैयार होके, कम का मतलब दे ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. तो व्हेन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ऑब्वियसली सप्लाई, टोटल सप्लाई इन द मार्केट विल इंक्रीज. ठीक है. और उनको भी वो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सा, जो भी बेचेगा उसको ऑब्वियसली कुछ पार्ट मिलेगा ही. ऑन दी अदर साइड, अगर लॉसेज हो रहे हो, आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन वाले में भी ये किया था हमने, कि अगर लॉसेज हो रहे हैं, तो देन सम ऑफ द फर्म्स में लीव द मार्केट, दे में स्टॉप देयर वर्क, नहीं काम चल रहा है, छोड़ सकते हैं. तो जब छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि चाहे उनको लॉस हो रहा था, इवन देन दे वर एडिंग समथिंग टू द मार्केट, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे थे, बट अब काम ही जब बंद कर दिया, दे हैव लेफ्ट द मार्केट, तो अब जो कुछ भी बना रहे थे अब वो भी खत्म हो गया, तो सप्लाई विल बिकम लेस. सो व्हेन huge profits are being earned, new firms join the market, leading to more supply, more production. On the other side, if losses are being incurred by some of the firms, they may leave the market, that will lead to less production, as a result less supply in the market. Okay, so ये 2-3 reasons हैं behind this application of this supply law. Then next है exceptions. Exceptions होता है in economics, whenever we study about any law, तो there is a general acceptability of that law.
भी उसका मतलब ये नहीं कि दैट लॉ अप्लाइज टू 100% पीपल, सभी पूरी दुनिया के ऊपर, सबके ऊपर A to Z 100% अप्लाई करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. There are always some exceptions. Exceptions होता है those people, those situations in which this law does not become applicable. जब ये लागू नहीं होता है, ठीक है. तो जब ये लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, those situations are known as this exceptions to the law. 100% कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है. Now please be seated and tomorrow come with the books. All can sit. So अब वो exceptions कौन सी हैं? First is एक्सेप्शन, मतलब कि एक्सेप्शन का मीनिंग है कि लॉ क्या कहता है, एट हाई प्राइस मोर शुड बी सप्लाइड, एट लो प्राइस लेस शुड बी सप्लाइड. जब ये चीज लागू नहीं होगी तो लेट अस सी वो कौन सी सिचुएशन है. फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल गुड्स. अब एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब होता है, आपने कभी नोटिस किया हो तो एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट है या ईटेबल्स हैं, जो भी ग्रेन्स हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, बीवरेज क्रॉप्स है, कोई भी क्रॉप है, तो क्रॉप्स अपने सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं. वो ये नहीं देखती कि अब वीट का प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाए, राइस का प्राइस कम है तो कम हो जाए, वो नहीं. आमतौर पे जैसे हम पंजाब में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो वीट है उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है ना. बैसाखी का वो फेस्टिवल इसी बात के लिए है. तो मार्च अप्रैल में वीट की कटाई, हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है. तो अब मार्च अप्रैल में क्या होगा, देयर विल बी एक्सेसिव कमिंग और अराइवल ऑफ वीट इन द मार्केट. सारे ही फार्मर्स 2-4 दिनों के या हफ्ते के गैप के बाद तकरीबन सभी लोग मार्केट में अपना ग्रेन ले आते हैं. है तो काटना है तो लेके ही आएंगे बेचने के लिए. तो उस समय क्या होता है, सप्लाई बिकम्स एक्सेसिव इन द मार्केट. जो मंडियां होती हैं, ग्रेन मार्केट्स होती हैं, वहाँ रोड्स पे भी वीट बिखरा पड़ा होता है, इतना सारे फार्मर्स लेके आते हैं बेचने के लिए. तो उस टाइम पे क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव सप्लाई. तो आमतौर पे वीट का प्राइस उस समय कम हो जाता है. सीधा सा रूल है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत, उसका प्राइस, उसकी वैल्यू हमेशा ही कम हो जाती है. और जब किसी चीज़ की मार्केट में कमी होती है तो वो चीज़ हमेशा महंगी हो जाती है, ठीक है. तो जब एक्सेसिव सप्लाई हो गई तो उस समय होना तो ये चाहिए था कि सेलर्स हाई प्राइस के ऊपर ही सेल करें, वीट आ गया तो सेल करें. बट उस समय क्योंकि एक्सेस में सप्लाई हो गई, क्यों हो गई, बिकॉज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स दे आर ए बिजनेस ऑफ नेचर, दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. वो कोई फार्मर ये नहीं कह सकता कि नहीं अभी मैं अप्रैल में फसल को नहीं काटता हूँ, मैं तो जी सितंबर अक्टूबर में काटूंगा, तब जाके महंगा करके बेचूंगा. कर ही नहीं सकता, खड़ी खड़ी फसल ही खराब हो जाएगी, बारिश आएगी सारी खराब हो जानी है. तो मतलब है कि एग्रीकल्चरल चीज़ों के ऊपर स्पेशली जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है तो दिस लॉ डज नॉट अप्लाई, बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए बिजनेस ऑफ नेचर. नेचर के मुताबिक ही चलना पड़ता है, सीजन के मुताबिक ही चलना पड़ता है, फिर ये लॉ काम नहीं करता है, ठीक है. सेकेंड होता है पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स होती हैं those things which become spoiled very easily, जल्दी खराब होने वाली. अब वो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें कैसी हैं, जैसे मान लो मिल्क है. अब मिल्क, मान लो कोई सुबह मिल्क मैन लेके आया तो वो अपना सेल कर देता है, ठीक है. फिर भी शाम होते होते भी उसके पास काफ़ी मिल्क बच जाता है. तो अब वो ये नहीं सोचेगा कि मिल्क का प्राइस हाई होगा मैं तभी सेल करूंगा. अब उसने उसको बॉयल नहीं किया, कहीं फ्रीजर में कहीं रखा नहीं है, तो गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे में ही सारा दूध खराब हो जाएगा. तो वो वेट नहीं करता रहता है कि मैं इसको हाई प्राइस पे बेचूं. जब उसको लगता है कि इतने टाइम तक मिल्क रह सकता है तब तक तो ठीक है, उसके बाद उसको लगता है इट विल स्टार्ट पेरिश्ड. पेरिश्ड मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा. ही विल स्टार्ट सेलिंग इट इवन एट लोअर प्राइस, जबकि होना चाहिए था कि वो ज़्यादा प्राइस पे सेल करता सप्लाई के लॉ के अकॉर्डिंग, बट ही डज नॉट वेट फॉर दैट. ऐसे ही कोई आपने कभी नोटिस किया हो, आप तो चलो अभी कम जाते होंगे, सब्जी मंडी जाएं, वेजिटेबल मार्केट जाएं, जो सब्जी दिन के समय महंगी होती है, रात के 10-11 बजते बजते वही काफ़ी प्राइस उसका डाउन हो जाता है, ले लो सब बेचना शुरू कर. क्यों? क्योंकि वो सब्जी जल्दी खराब हो जानी है, अगर नहीं बेचेंगे तो वैसे ही खराब हो जानी है. तो सेलर उस समय क्या करता है कि चलो खराब होने से अच्छा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जो मुझे इसके 5-10 रुपए जो भी मिल रहे हैं मैं वही ले लूँ, बजाय इसको खराब होगी तो फेंकना पड़ेगा. तो वो उसी से खुश रहता है. तो इन दैट केस दिस लॉ इज नॉट बिकमिंग एप्लीकेबल. तो वो वेट नहीं करता है हाई प्राइस की. देन नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक या ऑक्शन ऑफ गुड्स. ऑक्शन होता है, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, कोई सीरियल में नीलामी करते हैं, कोई चीज़ को बेचना हो तो ऑक्शन करते हैं, उसका बोली लगाते हैं, उसका प्राइस अनाउंस करते हैं, जिसने जो प्राइस दे दे. तो जो प्राइस उस समय मिलता है, किसी ने मान लो पुराना घर ही बेचना है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वही बेचनी है,
तो वो बोली लगाता है, ऑक्शन करता है, जो भी प्राइस उसको ठीक लगता है मिल जाता है, उसी पे बेच देता है। हो सकता है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो, उस घर की वैल्यू मतलब ज़्यादा हो, बट कोई दे नहीं रहा है, तो जो जितना दे रहा है उसको जो ठीक लगता है उसी से काम चला लेता है, भी ठीक है इतना पैसा तो मिल रहा है, ये तो मैं ले लूँ। तो ऑक्शन के टाइम पे भी ये लॉ काम नहीं करता है। फिर ओल्ड स्टॉक का मतलब होता है कई बार विद द चेंज ऑफ सीजन जो भी चीज़ बनाई हुई होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो स्टॉक्स ऑफ दोज थिंग्स या दोज आइटम्स दे स्टार्ट गेटिंग पाइल्ड अप विद द सेलर। जैसे मान लो किसी खास डिज़ाइन के स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, अब फैशन चेंज हो गया, लोग अब उस डिज़ाइन को नहीं लेते हैं, अगले सीजन में नहीं लेते हैं, तो सेलर क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है अब इसको कोई ले ही नहीं रहा है, सेल लगा देते हैं। कई बार ये हम सारे बड़े खुश होकर लेते हैं, बाय वन गेट वन, बाय टू आइटम्स गेट वन फ्री। सेल में जाके 3-3 4-4 चप्पल है, सैंडल है, या कोई शर्ट्स हैं, कोई कई तरह की चीज़ों की सेल लगती है। तो सेल का मतलब कि अगला अपना अपना पुराना स्टॉक निकाल रहा है कि मेरा ये सामान बिक जाए तो ही मैं अपना नया चीज़ बनाऊँ, नए डिज़ाइन की, नए ट्रेंड की चीज़ बनाऊँ और उसको सेल करूँ। तो समटाइम्स इन ऑर्डर टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक, ओल्ड आइटम्स ऑक्शन भी कर दी जाती है या सेल लगा दी जाती है। तो एट दैट टाइम दिस लॉ डज नॉट बिकम एप्लीकेबल। उस समय तो जो आता है उसी से काम चला लिया जाता है। सो दीज 3 आर द एक्सेप्शंस। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा चेंजेस इन सप्लाई। सो प्लीज मेक वन फ्लो चार्ट हियर दैट इज नॉट मेड इन द बुक, all can make. Changes in quantity supplied. There is no need to speak. And changes in supply. अब ये है changes in quantity supplied. This can also be known as movement on the same supply curve. इसी बात को कह दिया जाता है movement on the, प्लीज पूरा लिख लेना, movement on the same supply curve. और दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। सेम कॉन्सेप्ट जैसे डिमांड में किया था, मूवमेंट्स ऑन द सेम सप्लाई कर्व, आपने पूरा लिख दिया सप्लाई कर्व, हियर शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। अब जो मूवमेंट है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आई होप यू रिमेंबर, वन इज कॉल्ड एक्सटेंशन, वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे प्लीज राइट डाउन extension of supply and here contraction of supply. Okay, extension या expansion, EXPAN, expand करना या extend करना, बड़ा होना। And on this side here we will write increase और यहाँ पे decrease. Increase in supply, second में लिख रहे हैं decrease in supply. स्टेप सारे वही है, बस अब हमारी एक्सप्लेनेशन इज गेटिंग चेंज्ड बिकॉज कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। नाउ लेट अस टेक दिस, पहले तो ये समझ लें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, स्पेशली इंडिविजुअल फैक्टर्स। ठीक है, अगर इंडिविजुअल फैक्टर्स में प्राइस को एक तरफ कर दे, क्योंकि प्राइस अकेला ही सब पे भारी है, जैसे आज के टाइम में मान लो फॉर एग्जांपल चाइना कंट्री सबके ऊपर भारी भारी पड़ रहा है, सबको आके दिखा रहा है, चाइना एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, है ना। तो सेम वे प्राइस को कर दे एक तरफ और बाकी के सारे फैक्टर्स को एक तरफ कर दे। तो अगर चेंज आता है सप्लाई में ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, देन द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट। बट ऑन दी अदर साइड अगर प्राइस बेचारा चुपचाप है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो जैसे है वैसे ही है, बट अदर फैक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल, बाकी चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, तो इफ देयर इज सम चेंज इन अदर फैक्टर्स, दे आर अफेक्टिंग, दे आर ब्रिंगिंग सम डिफरेंस, देन द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई। तो उसके करके क्या होता है, सप्लाई कर्व गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स प्लेस। आप अनिरुद्ध इज सिटिंग इन दिस रो, यहाँ पर इस लाइन में बैठा है, ये अपनी जगह चेंज करके उस तरफ चला जाए या इस तरफ आ जाए, तो अपना प्लेस चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। बट अगर इसी बेंच पे बैठ के ऐसे ऐसे घूमी जाए थोड़ा सा, कभी इधर कभी उधर, तो उसको क्या बोलेंगे, ही इज नॉट शिफ्टिंग, ही इज जस्ट मूविंग ऑन द सेम बेंच।
उसी बेंच पे कभी इस कॉर्नर पे हो गया, कभी ऊपर इस साइड पे हो गया, तो अकेला अनिरुद्ध नहीं, आप सारे, ठीक है। तो इफ वी आर रिमेनिंग ऑन द सेम सप्लाई कर्व, बट कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए, देन इट विल बी नोन एज मूवमेंट. बट इफ वी आर मूविंग, getting upward from one bench and going to some other, then it will be known as shifting. So same thing is to be studied. So let us start with the first one, extension. You can make any table of your choice. एक एक टेबल बनाना है और एक एक डायग्राम. ये प्राइस, मान लो प्राइस है 1 रुपीज, सप्लाई इज 5 यूनिट्स. प्राइस हैज इंक्रीज टू 2 रुपीज, सप्लाई हैज इंक्रीज टू 10 यूनिट्स. देयर इज पॉजिटिव रिलेशन. ये चेंज क्यों आया है? बिकॉज अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. There is no change in other factors, only price has risen, and because of that rise in price, supply has increased. Okay, so let us draw the diagram. Here price, either supply 1 2, either 5 10. Okay, now ये पॉइंट हो गया, ठीक. देन 2 रुपीज प्राइस है तो 10, ये पॉइंट हो गया. ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ये बन गया एस एस सप्लाई का. लेट अस नेम दीज पॉइंट्स. आप कोई भी नाम रख लो. मान लो मैंने लिख दिया ए बी. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट, ये बी पॉइंट. तो ओरिजिनल पॉइंट इज ए. ओरिजिनल मतलब बिगनिंग कहाँ से हो रही है? तो ए पॉइंट से मूवमेंट इज अपवर्ड. He originally seller is at point A, but he has moved from this place because price has got increased. Arrow भी आपने लगाया. Both rightward arrow, इधर upward है. So यहाँ पे you may get a question. What is the reason behind upward movement on the supply curve? 1 mark का question हो तो what will you write? इंक्रीज इन प्राइस या राइज इन प्राइस. ठीक है, ये नहीं लिखना एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन लिखोगे फिर उसका मतलब तो बताना पड़ेगा. तो बेटर आंसर होगा आपका राइज इन प्राइस इज द कॉज. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. इसके ऊपर राइट डाउन एक्सटेंशन, मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन का है. अब नाउ अदर केस. नाउ प्लीज राइट, मेक हेडिंग कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. Now reverse the situation. Now originally, now suppose price is 2 rupees, supply is of 10 units. 2 रुपए प्राइस पे seller is selling 10 units. ठीक है, प्राइस has got decreased, कम हो गया. ड्यू टू एनी रीजन प्राइस कम हो गया. अब नाउ जो सेलर है, he has reduced his supply. 10 की बजाय he has started selling 5 units. And this concept is known as contraction. Means this falling supply is not because of other factors. It is the result of only falling price. So if we show it diagrammatically, then originally the seller is at this point. 2 rupees price के ऊपर 10 units are being sold. इसका कोई नाम रख लो, मान लो H point रख लिया, कुछ भी रख सकते हो. Then price has come down and as a result supply has got decreased, कम हो गई. तो अब ये पॉइंट कर दो इसका, मान लो S पॉइंट कर, S नहीं R पॉइंट, क्योंकि SS तो हमने सप्लाई कर्व का ही नाम है ना. Join these points, ये बन गया SS सप्लाई कर्व. मूवमेंट इज डाउनवर्ड. पहले वाले डायग्राम में प्लीज अपवर्ड मूवमेंट का एरो लगा दीजिए. शायद आई फॉरगॉट टू राइट हियर, शो हियर. अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट. सो डाउनवर्ड मूवमेंट दैट इज शोइंग बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, सप्लाई हैज गॉट कॉन्ट्रैक्टेड. कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो इन बोथ द केसेस प्राइस इज द रीजन. नाउ मेक नेक्स्ट हेडिंग. अब आ जाना है चेंजेस इन सप्लाई या शिफ्ट्स इन सप्लाई. अब उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई. सो नाउ प्लीज मेक हेडिंग इंक्रीज इन सप्लाई.
firstly make the table and diagram, then I explain. Suppose price is 10 rupees. I will explain what is the meaning. Price at 10 rupees, supply is of 1 unit. Price has remained same, but supply has increased to 2 units. In the diagram, नीचे दिखाना आपने पेपर में पूरा लिखना है. सप्लाई here प्राइस, प्राइस है यहाँ 10, 1 यूनिट इज बीइंग सप्लाइड. ये वाला एसएस ओरिजिनल सप्लाई का, ये पहले एक ही बॉक्स आप बनाओ, ऐसे आपने बना दिया, ये लाइन पर, ठीक है. अब प्राइस हैज रिमेन्ड सेम बट सप्लाई हैज इंक्रीज टू 2 यूनिट्स, मतलब इसी प्राइस के ऊपर अब 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो ये आपका न्यू सप्लाई का है. राइट वर्ड एरो, राइट वर्ड आपने देखना है कि जो ओरिजिनल कर्व है उसके राइट साइड को जा रही है हमारी लाइन या लेफ्ट साइड को आ रही है. तो नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो राइट वर्ड एरो आ जाएगा. अब लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. नाउ अब इसमें हमने क्या कहना है कि इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम एंड ड्यू टू फेवरेबल इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल होता है जब कोई चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं, जैसा हम चाहते हैं बाई चांस वो सब कुछ वैसे ही होने लगता है, हमारे फेवर में आती हैं चीज़ें, तो उसका रिजल्ट क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से इंडिया की एनिमिटी है, तो इंडिया को अमेरिका का साथ मिल रहा है, तो ये अब नहीं भी कहा तो भी अपने आप ही साथ मिल रहा है, फेवर में जा रही है वो बात, इंडिया के फेवर में आ रही है ना, अमेरिका का साथ होना. तो सेम थिंग, जब अदर फैक्टर्स दे आर कमिंग इन फेवर ऑफ द सेल ऑफ द कमोडिटी, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई बढ़ जाती है. अब वो क्यों होता है ऐसे, उसके 4-5 रीजंस हैं. अब आप एक बार चेक करिए जरा अपनी बुक में, यू कैन सी सम पॉइंट्स आर गिवन, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, राइट. अब इसमें प्राइस को कुछ नहीं करना, बाकी के फैक्टर्स देखो, बाकी के 4-5 फैक्टर्स को हमने ले लेना है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर जो भी एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसमें कोई चेंज आ जाता है, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होती है, पॉजिटिव चेंज आता है, तो दैट मीन्स दैट मशीन विल बी एबल टू हेल्प अस टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन. मशीन की स्पीड बढ़ जाती है, उससे जितना भी प्रोड्यूस 10 चीज़ें बन रही है, मान लो स्पीड बढ़ गई, 12 चीज़ें बननी शुरू हो गई, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है. सो इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन द मशीनरी, टेक्निक, कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हैं, तो देयर विल बी मोर प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट मोर सप्लाई, ठीक. नाउ सेकेंड इज इफ देयर इज, नाउ यू नीड टू मेक वन चेंज इन द पॉइंट, यहाँ लिखा है चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, प्लीज डिलीट दिस पॉइंट. दोज हु आर हैविंग ओल्ड बुक्स उनका तो ठीक ही होगा, जिनकी न्यू है यहाँ पर आपने लिखना है if goal of the firm is sales maximization. If second point, जहाँ ये लिखा हुआ ना change in goal of the firm, please delete these words in place of this. But I am talking about heading causes of increase in supply, उसका second point, ठीक है. यहाँ पर आपने लिखना है if goal of the firm is sales maximization. मैं बेटा ये दिनेश पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, जिनकी कोई और पब्लिकेशन की है वो अपने आप करेक्ट कर ले, उसमें आई डोंट नो कि कौन से नंबर पे पॉइंट है. नेक्स्ट एक पॉइंट और चेंज करिए जो नंबर 7 पे है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. डिलीट दिस, दिस इज रॉन्ग पॉइंट. यहाँ पे होना चाहिए फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. 2 points, those who are at home they are also requested to make the changes. नंबर 7 के ऊपर फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, ठीक है, रिलेटेड गुड वाला पॉइंट नहीं लिखना है. एंड सिमिलरली एक पॉइंट था इफ गोल ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक. तो अच्छा, नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, इफ द गोल ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन व्हाट विल द फर्म डू, इट विल प्रोड्यूस मोर, क्योंकि उसका पर्पस ही है ज्यादा बनाओ ज्यादा सेल करो. तो ऑब्वियसली व्हेन इट पेज मोर अटेंशन टू मोर प्रोडक्शन, देन देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. ज्यादा बनाते हैं तो ज्यादा ही सेल करेंगे. देन नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर. आई होप इट इज क्लियर. अगर ये लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस कम हो जाएगा, तो सेलर्स एफर्ट विल बी टू सेल मोर इन द प्रेजेंट टाइम. तो सेल मोर का मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. अगर लगता आप दुकानदार हो, मैं दुकानदार हूँ, मुझे लगे हफ्ते बाद प्राइस कम हो जाने हैं, तो हम सबका ये होगा अभी बेच दो, जितना बेचा जा सकता है बेच दो. तो अभी बेचने का मतलब है देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक. देन नेक्स्ट इज फॉल इन फैक्टर प्राइसेस. फैक्टर प्राइसेस मतलब प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. चाहे आप फैक्टर प्राइस लिख दो, चाहे यू कैन राइट
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे बिकम चीप, दे बिकम इनएक्सपेंसिव, सस्ते हो जाते हैं, लेबर सस्ती हो गई और सामान सस्ता हो गया, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन, देयर विल बी मोर सप्लाई. So if the prices of the factors of production become less, then there will be more supply. Next is, if there is government's policy, increase in number of producers. So number of producers, or you can write increase in number of firms. चाहे आप प्रोड्यूसर लिख लो और यू मे राइट फर्म्स. तो अगर ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं तो सर्टेनली दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर. ज़्यादा जने कुछ ना कुछ बना रहे हैं. अक्षित और वैभव, भव्या, स्टॉप टॉकिंग दिस. So if there are more firms, producing firms, they will be adding something, they will be contributing something to production, there will be more output, more production, more supply. ठीक. On the other side, next is tax concession and subsidy. मतलब if the policy of the government is to encourage production, तो गवर्नमेंट एनकरेज ये नहीं कहती चलो आ जाओ शाबाश दे दे, सबके सिर पे हाथ फेर दे. एनकरेज करने का मतलब है उनको फाइनेंशियली हेल्प करना. तो गवर्नमेंट उनको टैक्सेस में रियायत देती है, डिस्काउंट दे देती है, टैक्स उनके ऊपर कम कर देती है. तो जब टैक्स कम कर दिए जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स आर हैप्पी, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है. जो अपनी पॉकेट से खर्चना पड़ रहा है पैसा, वो नहीं खर्चा जा रहा है, तो कॉस्ट कम हो जाती है. दे विल प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर. सिमिलरली इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब भी फाइनेंशियली असिस्ट करना. टैक्स कंसेशन का मतलब होता है टैक्स के रेट को कम करना. पहले 10% टैक्स है तो उसको घटा दिया, 7% कर दिया. ऑन दी अदर साइड सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने पास से कैश हेल्प करती है, कैश देके हेल्प करती है लोगों को, प्रोड्यूसर्स को. अगर गवर्नमेंट इज गिविंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज टेक्निकली कॉल्ड सब्सिडी, देन प्रोड्यूसर्स विल बी हैप्पी बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग असिस्टेंस और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक. एक लास्ट कर लो बस, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. तो अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कम है, दैट मीन्स द कमोडिटी अबाउट विच वी आर टॉकिंग, ठीक है, ये चौक का जो सब्सटीट्यूट है वो सस्ता हो गया, तो मेरी कोशिश क्या होगी, इस चौक की ज़्यादा सप्लाई करूं बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव. तो अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस कम है तो प्रेजेंट कमोडिटी अबाउट विच वी आर टॉकिंग, इट्स सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड, उसको ज़्यादा कर दिया जाए. ठीक. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फैक्टर्स. टुमारो वी विल डू दिस डिक्रीज इन सप्लाई. Sukhjeet ma'am, you can end the meeting now. Sukhjeet ma'am, you can end the meeting for all.